एमए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम विकास के पथ एवं अभिकरण के अंतर्गत आज मार्केट, बाजार और गैर सरकारी संगठनों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। बाजार शब्द से हम सभी परिचित हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम बाजार से आशय उस स्थान विशेष से लगाते हैं जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, परंतु अर्थशास्त्र में बाजार कुछ विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्री बाजार के संप्रत्यय और उसके प्रमुख स्वरूपों का विश्लेषण पृथक दृष्टिकोण से करते हैं। प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर बाजार की परिभाषा बाजार स्थिति के रूप में करते हैं। उनके अनुसार बाजार की स्थिति से अर्थ विनिमय के किसी भी विषय के लिए उसे द्रव्य में बदलने के उन तमाम अवसरों से है जिनके बारे में बाजार स्थिति में सहभागी सभी को पता है कि वे उन्हें प्राप्त हैं और वे दामों तथा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उनकी मनोवृत्तियों के लिए संदर्भपूर्ण हैं। बाजार की क्रियाशीलता के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जिनमें प्रमुख है पारस्परिकता। पारस्परिकता विनिमय का सामान्य लक्षण है, अतः यह बाजार में भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाजार विनिमय का ही एक विशिष्ट रूप है। विनिमय की तरह वस्तु के खरीदने और बेचने के लिए उत्सुक पक्षों की उपस्थिति के बिना बाजार की कल्पना करना व्यर्थ है। इसी को पारस्परिकता कहते हैं। दूसरा है अनिरंतरता। बाजार में सौदे विशेष की दृष्टि से अनिरंतरता बाजार संबंध का विशिष्ट लक्षण है। सौदे की समाप्ति पर क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध भी समाप्त हो जाता है। तीसरा है निरंतरता का तत्व। बाजार प्रक्रिया की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बाजार संबंधों में निरंतरता का तत्व भी है, क्योंकि विक्रेता भी यह पूर्वानुमान लगाता है कि क्रेता फिर भविष्य में इसी प्रकार की खरीदारी के लिए उसके पास आएंगे। इसी भांति क्रेताओं को भी यह आभास रहता है कि उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार की बाजार प्रक्रियाओं में पुनः प्रवेश करना होगा। नेक्स्ट है द्रव्य का प्रयोग। बाजार व्यवहार में विनिमय के माध्यम के रूप में द्रव्य का प्रयोग होता है। इसीलिए सभी वस्तुओं के दामों की परस्पर तुलना भी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति प्राप्त विकल्पों को भी सौदे के संबंध में हिसाब लगाते समय ध्यान में रखता है और भावी सौदे भी आसानी से तय हो सकते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिकता। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा उन्हें वस्तु और उसके विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी, भविष्य का अनुमान आदि वे तत्व हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि बाजार प्रक्रिया में बौद्धिकता का तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ कारकों में विवेकपूर्ण आकलन के आधार पर निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है अवैयक्तता। बाजार संबंध सभी पक्षों के मध्य अवैयक्तता के संबंधों को परिलक्षित करते हैं। ऐसे संबंधों में व्यक्तिगत लिहाजों को एक सीमा से अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। बाजार स्थिति एक वह स्थिति है जिसमें दो बिल्कुल अनजान व्यक्तियों के बीच सौदे का संबंध हो सकता है। उसके लिए व्यक्तिगत परिचय को तनिक भी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, घनिष्ठ परिचय होते हुए भी व्यापार में लोग कुछ सीमा तक ही अपने व्यक्तिगत संबंधों को बीच में आने देते हैं।
फिर है नियमन। बाजार की क्रियाएं पूर्णतया नियमित व्यवहार होते हैं। कानून इससे संबंधित सभी पक्षों के प्रति स्पष्ट प्रावधान करने का प्रयास करता है। इसीलिए प्रायः सभी समाजों में संविदाओं, साझेदारी, निजी व्यापार व विशेष व्यापारों के लिए लाइसेंस, संयुक्त और शेयर करने वाली कंपनियों आदि सभी के संबंध में विस्तृत कानून होते हैं। इसीलिए बाजार को एक नियमित व्यवस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर है सहायक सेवाएं। आज के विश्व में बाजार में क्रेता, विक्रेता या वस्तुओं को ही एकमात्र महत्व नहीं है, वरन अनेक सहायक सेवाएं भी बड़े पैमाने पर क्रियाशील हैं। आधुनिक बाजार की उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। उन सहायक सेवाओं में प्रमुख रूप से 3 गिनाई जा सकती हैं: बैंकिंग सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं तथा यातायात एवं संचार सेवाएं। ये सभी सेवाएं आज बाजार व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गई हैं। अंतिम है बाजार एक सामाजिक तथ्य। बाजार के लक्षणों के विवेचन इस बात को पर्याप्त रूप से सिद्ध कर देते हैं कि बाजार सिर्फ विशुद्ध आर्थिक सेवाओं के विनिमय से जुड़े पक्षों के बीच उन संबंधों को परिलक्षित करता है जो आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही कारकों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होते हैं। अब हम देखेंगे बाजार के प्रमुख प्रकार। बाजार के प्रमुख प्रकारों या उसके वर्गीकरण को हम कुछ विशेष आधारों पर देख सकते हैं। वर्गीकरण का पहला आधार है क्षेत्र विस्तार, जिसके अंतर्गत बाजार का प्रकार हो सकता है स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। इसी तरह दूसरा आधार है वर्गीकरण का समय विस्तार, और इसमें बाजार का प्रकार है दैनिक, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन। तीसरा वर्गीकरण का आधार है बिक्री की प्रकृति, अर्थात विशिष्ट वस्तु, मिश्रित नमूने और ग्रेड पर आधारित। चौथा है प्रतियोगिता की प्रकृति। इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी बाजार के प्रमुख प्रकार हो सकते हैं। पांचवा है सामाजिक श्रेणियों के आधार पर। इसके अंतर्गत श्रम बाजार, साहसी सेवाओं के लिए बाजार, उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए बाजार। यदि हम इस वर्गीकरण की विस्तार से चर्चा करें तो हम कहेंगे कि प्रथम वर्गीकरण किसी वस्तु या सेवा के क्षेत्र के विस्तार पर आधारित है। यह विस्तार वस्तु के गुण और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। दूसरे वर्गीकरण में समय के आधार पर दैनिक, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बाजारों के प्रमुख स्वरूप देखे जा सकते हैं। सामान्यतः दीर्घकालीन दृष्टि से मांग और पूर्ति की शक्तियां इस प्रकार से संतुलित हो जाती हैं कि वे एक संतुलन बिंदु पर समान हो जाती हैं। इस बिंदु पर जो मूल्य निर्धारित होता है उसे सामान्य मूल्य भी कहा जाता है। तीसरा वर्गीकरण बिक्री की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। एक ही वस्तु से संबंधित बाजार विशिष्ट बाजार कहलाता है, जैसे शेयर मार्केट या सट्टे का बाजार। जहां एक से अधिक वस्तुओं की बिक्री होती है वह बाजार मिश्रित बाजार कहलाता है। इसी भांति जहां क्रय विक्रय वस्तु के नमूने या ग्रेड के आधार पर होता है, वस्तु की वास्तविक सप्लाई या प्राप्ति बाद में होती रहती है, उसे नमूने अथवा ग्रेड का बाजार
कहा जाएगा। चौथा वर्गीकरण बाजार में होने वाली प्रतियोगिताओं की प्रकृति पर आधारित है। पूर्ण बाजार वह स्थिति है जिसमें निर्बाध प्रतिस्पर्धा होती है। क्रेता विक्रेता को सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती हैं और वे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर मूल्य निर्धारण करके सौदों का संपादन करते हैं। अपूर्ण बाजार प्रतियोगिता की वह स्थिति है जहां राजकीय हस्तक्षेप द्वारा या ट्रेडमार्क आदि के द्वारा स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता पर अनेक सीमाएं लागू कर दी जाती हैं। एकाधिकारी सिद्धांततः उस स्थिति को कहते हैं जहां प्रतिस्पर्धा बिल्कुल है ही नहीं। व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता या शुद्ध एकाधिकार कल्पना मात्र है। वस्तुतः व्यापार अपूर्ण बाजार स्थिति में ही संपन्न होता है। बाजारों के पांचवें वर्गीकरण को नील्स जे स्मेल्सर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने इन बाजारों में क्रियाशीलता, सामाजिक कारकों का भी विश्लेषण किया है। इन्होंने 3 प्रकार के बाजार के प्रकार बताए हैं। पहला श्रम बाजार, दूसरा साहसी सेवाओं के लिए बाजार और तीसरा उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए बाजार। श्रम बाजार में श्रम का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के बीच पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर निर्धारित होता है। स्मेल्सर ने लिखा है कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक साहस है और साहसियों के लिए बाजार कुछ अर्थों में विशेष रूप का श्रम बाजार है। साहसीपन की उत्पत्ति में अनेक कारण महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए बाजार। उपभोक्ता की वस्तुओं के बाजार के संबंध में 2 बातें महत्वपूर्ण बताई जा सकती हैं। प्रथम, सबके लिए वस्तु का एक ही दाम होना और दूसरा, विज्ञापन की भूमिका में वृद्धि। परंपरागत वस्तु विनिमय में या सामंतवादी समाजों में एक ही वस्तु की विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग-अलग कीमत हो सकती थी, परंतु अब तो सभी के लिए वस्तु के दाम एक ही निर्धारित किए जाते हैं। उपभोक्ताओं की वस्तुओं के बाजार में विज्ञापन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन लोगों की मूल भावनाओं को उत्तेजित करता है और उन्हें सम्मोहन द्वारा वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इस टॉपिक पर हम डिटेल में नोट्स के आधार पर भी पढ़ेंगे ताकि हमें ये विषय या ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक यू।